अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं संतान साथ फातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 31। जज़ीरे के ऐन वस्त में ये महल किसी ख्वाब सा मंजर पेश करता था। गहरी रात के आलम में नारंगी बत्तियों की रोशनी से संगे मरमर की दीवारें वाज़ेह हो रही थीं। स्याह शीशे की खिड़कियां चमक रही थीं। वो सफ़ेद रेशम का गाउन पहने हुए थी। बाल कमर पर बिखरे थे। चेहरे पर तनाव साफ ज़ाहिर था। आंखें सुर्ख थीं। यूं लगता था जैसे वो नशे में हो। He literally tried to kill me. He slapped me and dad is just okay with that. वो ऊंचा बड़बड़ाई और कहकहा लगाकर हंस दी। जाओ जजीरे पर कुछ दिन आराम करो। शेर को मत छेड़ो। उसके बाप तक मैं कभी नहीं गया हेजिल। तुम्हें भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। शुक्र है कि इसके बाप की जान सलामत है। गोल्डन फॉक्स की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने अपना सर थाम लिया और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। डैड ने उस हैवान को सर चढ़ा रखा है अब तक भी। मुझे यकीन नहीं होता। वो फिर बड़बड़ाई। उसका जबड़ा भींच गया। उसने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। रिचल इस्तीफा दे जाकर जा चुकी थी और बाकी स्टाफ को उसने खुद छुट्टी दे रखी थी। उसे सुबह खबर मिली थी कि उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं और वो जानती थी ये शेयर की कारगुजारी थी। वो इससे इंतकाम ले रहा था और उसे नुकसान पहुंचा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से पकड़ी जाएगी और जितना ज्यादा सोचती उतनी ज्यादा सुर्ख पड़ जाती। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर शय तहस नहस कर डाले। आखिर ये कैसा मजाक था। उसका बाप अपने खून की बजाय एक ऐसे इंसान को तरजीह देता है जिसने इन्हें तबाही के दहाने पर ला छोड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो बदलिहाज एहसान फरामोश शख्स हनूज उसके बाप को अजीज था। वो जानती थी इसका बाप इस इंसान की चाह में आज भी मुब्तला है और उसे अपने दिल से निकालना उसके इख्तियार में नहीं है। सोचते सोचते इसका सर दर्द करने लगा। उसने सख्ती से आंखें मींच लीं। यहाँ से दूर समंदर पार साहिल के पास रोशनियों की जगमग करती एक अलग ही दुनिया आबाद थी। एक तरफ मुख्तलिफ इकसाम की होटल और रेस्टोरेंट्स थे। साहिल पर लोग फेरी राइड्स ले रहे थे तो कुछ साहिल के करीब मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जोड़े हाथों में हाथ डाले चहलकदमी करते दिखाई दिए तो मन चले उछल कूद में मस्त। एक तरफ लकड़ी की बाड़ का अहाता था जिसके अंदर बांस की कुर्सियां और मेजें थी। वो छोटा सा रेस्टोरेंट खूबसूरती से सजा हुआ था। एक तरफ मुतअद्दिद जदीद किस्म की कश्तियां था जिन पर सैर और सफर करके लोग लुत्फानंदोज होते। वो तीनों वहां मौजूद थे सवाए अरीब के। वो सब स्याह लिबास में मलबूस थे। शानों पर बैग्स डाले वो किसी चीज के लिए तैयार लगते थे। हनैन कैमरा पकड़े एक तरफ से तस्वीर बनाने में मगन था। दफतन एक छोटी कश्ती उस तरफ आती दिखाई दी। वो छोटी मगर जदीद किस्म की कश्ती थी। वो सब इस कश्ती की तरफ बढ़े। वो कश्ती इसी राइडिंग क्लब की थी जो इस साहिल पर सैर करवाया करती थी। वो कश्ती खाली थी। कोई मुसाफिर या सियाह दिखाई नहीं दे रहा था। हाशिर ने आंख के इशारे से तीनों साथियों को इस पर सवार होने का इशारा किया और साथ ही कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। रात के 9:15 हो रहे थे। इनके आसपास कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा था और ये वक्त बहुत अहम था। मनान इस कश्ती को चला रहा था। हाशिर कॉकपिट की तरफ बढ़ा। आंखों पर हाई टेक विजन ग्लासेस थे। कश्ती की रफ्तार तेज थी। आम फेरी राइड्स के बरक्स ये तेजी से जा रही थी। समंदर की लहरों का शोर भी वाज़ेह सुनाई दे रहा था। कुछ लम्हों बाद ही दूर से वो तर्ज तामीर का आला नमूना शान शौकत की तस्वीर बना खड़ा दिखाई दिया। हम बहुत करीब हैं। हाशिर ने इस इमारत को बहुत गौर से देखते हुए कहा था। यस कमांडर। मनान ने तायद की। टर्न लेफ्ट। लाइट हाउस का स्टाफ पूरी तरह से कंट्रोल में है। हाँ, 3 से 4 घंटों तक वो इस दुनिया से पूरी तरह से बेनियाज हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर इनके हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह बांध दिया है, अरीब ने बताया। कश्ती का रुख तब्दील हो चुका था। वो अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक ही कश्ती रुकी। लेट्स गो, हाशिर ने कहा और तेजी से समंदर में कूद गया। जजीरे का साहिल करीब था। उसके पीछे वो हनैन और अरीब भी तेजी से कूदे थे। वो तैरते हुए जजीरे की ओर जाने लगे। समंदर का पानी बर्फीली ठंडक लिया हुआ था लेकिन ये ठंड, ये बर्फीली हवाएं, बर्फीला मौसम इनके लिए मामूल की बात थी। इन्हीं हालात के लिए तो इनकी तरबियत की जाती थी। वो कुछ मिनट बाद ही साहिल पर मौजूद थे।
जिस्म पर मौजूद वाटर प्रोजेक्ट जैकेट्स और पेंट्स की वजह से इनके जिस्म गीले होने से बच गए थे। वो तेजी से आगे बढ़ते गए। इनके कदमों की चाप सुनना नामुमकिनात में से था। वो यूं ही लम्हों में अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे। मौसम की खुंद बरकरार थी। हवाओं का शोर हनूस जारी था। कमरे में शराब और जंगली फूलों की महक का इम्तिसाज था। रोशनी कम थी मगर इतनी नहीं कि देखने में मुश्किल होने लगे। वो सोफे पर नीम दराज थी, आंखों पर बाजू रखे जाने किन सोचों में गुम थी। दफातन उसे सरसराहट महसूस हुई और अंदर दाखिल हुआ हो जैसे। उसने आंखें खोलते बाजू हटाया और उठ बैठी। निगाहें कमरे के दाखिली हिस्से पर लगे सफेद जालीदार पर्दे की तरफ उठी थी। इसी लम्हे ही वो पर्दा हटाता कमरे के इस हिस्से में आ गया था। इस वक्त आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस नहीं थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेजियल की आंखें बेयकीनी से फैली। उसने एतराफ में निगाह घुमाई और तेजी से खिड़की की जानिब बढ़ने लगी। रुक जाएं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्याह रुमाल से ढका चेहरा और गहरी से आंखें। हेजियल ने बगौर उस आंखों में देखा। वो एक पल को सन्नाटे में रह गई। तुम मुझे कोई नुकसान क्यों पहुंचाओगे? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मेंशन में दाखिल होने की? वो गजब गजब के आलम में उस पर चिल्लाई थी। आवाज कम रखें, आपकी चीखो पुकार बेफायदा है। उसने पुरसकून अंदाज में कहा और तौकफ किया। मुझे वो सब्ज किताब चाहिए। कौन सी सब्ज किताब? हेजिल ने बमुश्किल अंदाज मोतदिल रखते नासमझी से कहा। आप जानती हैं मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ? लाइब्रेरी में? उसने एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा। तय खाने में? स्विमिंग पूल के नीचे? वो गैर महसूस अंदाज में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। हेजियल ने नागवारी से सर झटककर नफी में गर्दन हिलाई और इसी पर सोफे के इस पर बनी वसी चौखट वाली खिड़की खुली खिड़की से नीचे को कूद गई। हाशिर ने गहरी सांस ली और जस्त लगाता खुद भी कूद गया। हाशिर ने हेजियल को फिजा में ही गिरफ्त में ले लिया। हेजियल ने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते उसके चेहरे से रुमाल खींच दिया और दूसरे हाथ से इसकी शर्ट को भींचा तो हाई नेक सिल्की। इसकी गर्दन पर गोली का निशान वाज़ेह हुआ। हाशिर का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द था। उसने उसकी कमर को आज़ाद करते उसके वजूद को कोहनियों में जकड़कर उसकी गर्दन और सर को अपने हाथों के हिसार में लिया और अपनी पीठ जमीन की तरफ कर ली। वो जोरदार आवाज के साथ घास से ढकी जमीन पर आ गिरे थे। हिजल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसका एक हाथ हाशिर के सीने पर था। हाशिर की धड़कनें मामूल पर थीं। हाशिर ने अपनी गिरफ्त ढीली करते उसे आजाद किया तो वो झटके से उससे दूर हुई। मेरे कूदने का मकसद खुदकुशी नहीं था। ये समझने की गलती मत करना कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। वो तलखी से कहती इसकी आंखों में देखते हुए पीछे हटने लगी। लेकिन हाशिर ने हवा की तेजी से इसकी हथेली दबोचते इसके मुंह पर हाथ रखा और घनी झाड़ियों के आड़ में हुआ। हेजियल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बेसुध। छोड़ो मुझे। A01। यस सर। बी केयरफुल। ओके। दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे मालूम है आप खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि फरार होने की कोशिश कर रही थी। अब हाथ पैर मारना बंद करें। लीव मी राइट नाउ। H01। यस सर। एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक? हाशिर ने सवाल किया। यस सर। दूसरी तरफ से जवाब आया। आप मेरे साथ स्विमिंग पूल के नीचे चल रही हैं। उसने कहते हुए एक निगाह दूर नजर आते लाइट हाउस पर डाली। उसे कुछ लम्हे कबल वहां किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ था। तभी वो हेजियल को झाड़ी में खींच लाया। अब की बार कोई ना था। शायद इसका वहम हो। मैं कहीं नहीं चल रही। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। आप चल रही हैं मैडम हेजल। मेरा नाम हेजियल है। उसका लहजा तुर्स था। चलिए। हाशिर ने उसको आगे की तरफ भेजा। जब तुम जानते थे कि मैं फरार होने की कोशिश कर रही हूं तो तुमने मुझे कवर क्यों किया? इन केस अगर नतीजा तवक्को के बरक्स निकला था। वो तारीख गोशे की तरफ बढ़ रहे थे। हेजियल अब के चुपचाप आगे बढ़ रही थी। वो मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रहे थे। झाड़ियां तराशी हुई थी लेकिन इतनी बड़ी जरूर थी कि एक देव कामत भी उनकी आड़ में छुप जाए तो दिखाई न दे। ये मतलूबा रास्ता नहीं है। हेजियल एक तरफ को मुड़ी तो हाशिर ने पीछे से उसकी कोहनी थाम कर उसे मुखालिफ समत की जाने का इशारा किया। हेजियल ने रुककर एक सख्त निगाह से देखा उसे। वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ मौजूद था। ड्यूटी पर मौजूद आदमी निगाहों से ओझल थे। ये गैर मुतवक्किल सूरत हाल थी। हेजियल का दिमाग तकरीबन माउफ था। तुम शेर के भाई हो? हेजियल ने लम्हे को रुककर उससे कहा। मुझे तुम्हारे भाई से नफरत है। हेजल ने इसके जवाब ना देने पर दोबारा कहा। ये एंट्रेंस क्लियर करवाइए। हाशिर ने संजीदगी से एक लोहे के गेट की तरफ इशारा किया। हेजल रुख मोड़कर उस गेट से टेक लगाती उसकी जानिब देखने लगी।
गहरी चुभती निगाहें उसके वजूद के गिर्द फेरा देने लगी थीं। वो यकीनन वही था जिससे वो एक बार पहले मिल चुकी थी। इसके लहजे में रोब के साथ-साथ ठहराव था, जबकि शेर का लहजा जारहाना रोब रखता था। ये फ़र्क वो पहली दफ़ा में ही महसूस कर गई थी, और अगर ना करवाऊँ तो? उसका अंदाज़ तपाने वाला था। हाशिर ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। हेज़ल के अब्रू बेइख्तियार ऊपर उठे थे, तो एक चीज़ थी जो शेर से मुशाबहत नहीं रखती थी। उसकी शैतानी तासुर देती ये मुस्कुराहट और होंठ का बाएं जानिब खिंचाव। क्या आपको नहीं लगता कि फ्लर्ट करने के लिए ये मौका मुनासिब नहीं? हेज़ल का चेहरा सुर्ख पड़ा और आंखों में गज़ब उतरा। वो यकीनन शेर का ही भाई था। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने भाई की तरह खुशफहम और नार्सिसिस्ट वाक़या हुए हो? वो खुश्क लहजे में कहती पलटकर जाने लगी। हाशिर तेज़ी से आगे आया। हेज़ल उससे टकराते-टकराते बची। आपको लगता है मैं यहाँ आपको ऐसे जाने दूँगा? देखिए मैडम, मैं बगैर किसी जबर के अपना काम करके यहाँ से जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ। सो प्लीज़। उसने गेट की जानिब इशारा करते तहम्मुल मगर बेहद संजीदगी से कहा। हेज़ल उसे घूरते हुए गेट की तरफ गई और उसे खोलने लगी। उसने पास कोड डाला और ठक की तेज़ आवाज़ से गेट खुल गया। अंदर चलिए, हाशिर ने तहक़्क़ुम से कहा। हेज़ल खामोशी से आगे बढ़ती रही। राहदारी खत्म होते ही सीढ़ियाँ शुरू हुईं। वो सीढ़ियाँ उतरने लगे तो हाशिर ने टार्च का रुख नीचे किया। वो सीढ़ियाँ उतरकर एक वसी हाल में चले आए। खुफिया कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलिए। हेज़ल ने इसकी बात पर झटके से गर्दन घुमाई। इसका दिल जोर से धड़का। हलक खुश्क होने लगा। उसे खौफ आया। एक खदशे ने सर उठाया। मैंने कहा कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलिए। हाशिर ने पुरजोर लहजे में हुक्म दिया। हेज़ल वहीं खड़ी उसे देखती रही। मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए मैडम। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और मेरी तबीयत गवारा नहीं करती मैं कोई बदसलूकी करूँ आपके साथ। हाशिर ने अपने और उसके बीच का फासला खत्म करके एक दीवार की तरफ इशारा किया जो दिखने में स्याह दीवार थी। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं? हेज़ल ने नागवारी से पूछा। यकीनन इसके बाद वो अपने बाप के कहर से नहीं बच पाएगी। तो फिर मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। इस अमर को नजरअंदाज किए कि आप एक लड़की हैं। हाशिर ने इसकी आंखों में देखते बेलचक अंदाज में कहा। और वो सख्ती क्या होगी? हेज़ल ने उसके ठहरे हुए समंदर जैसे वजूद को देखते सवाल किया। तफसीलात में ना जाए, सिर्फ इतना जान लें कि आपकी जान वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब ये कंट्रोल रूम खोलिए। हाशिर में के लहजे में कुछ था कि जिसने हेज़ल की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर पैदा की। वो बेख्तियार इस दीवार की तरफ बढ़ी और एक मखसूस जगह पर अपनी हथेली रख दी। कुछ लम्हों बाद ही वो दीवार किसी दरवाजे की मानद अंदर की जानिब खुल गई। हेज़ल अंदर दाखिल हुई। हाशिर बाहर खड़ा रहा। 5 मिनट के अंदर वो सब्ज़ किताब मुझे चाहिए, वरना काउंटडाउन खत्म होते ही आप अंदर कैद हो जाएंगी। हेज़ल का चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो झटके से पलटकर दोबारा बाहर आने लगी, लेकिन हाशिर किसी चट्टान की मानद सामने खड़ा रहा। हेज़ल ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। मेरे सामने से हटो! वो हलक के बल चिल्लाती इस पर थप्पड़ों की बारिश करने लगी। हाशिर ने इसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में करते उसे कंधों से पकड़कर दोबारा अंदर भेजा। मैं नहीं जानती वो किताब कहाँ रखी है, लेकिन आप अपने वालिद के दिमाग को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए आप वो किताब जल्द से जल्द ढूंढ लें। किताब ढूंढे, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हाशिर ने हुक्म दिया। पहले वादा करो, मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाओगे। वो आपके हार मानने वाले अंदाज में बोली। 5 मिनट से पहले आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद का कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी कीजिए। हाशिर की बात खत्म होने से पहले ही वो अंदर की जानिब तेजी से बढ़ी। हाशिर वहीं खड़ा रहा। शाम इतनी गहरी नहीं हुई थी जितने स्याह बादलों के झुंडे बना डाली थी। हवाओं का मजाज सख्त काटदार बना, जिस्मों पर अजाब की सूरत ढाले हुए था। ऐसे सख्त तरीन मौसम में एसआर मेंशन के हिफाजती इंतजामात पहले से मजीद सख्त दिखाई दे रहे थे। कमांडोज बड़े ही शान से मोहतात और तैयार खड़े थे, जैसे अभी कोई आफत आन पड़ी तो सर की बाजी लगा देंगे। मैं ठीक हूँ, तुम्हें यूं बगैर बताए मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बाबर खान नरम मुलायम बिस्तर पर आरामदाह अंदाज में लेटे हुए भी सर से पैर तक बेचैन दिखाई दे रहे थे। शेर वहीं सामने से मखमली काउच पर नीम दराज आइसक्रीम खा रहा था। मुझे कभी नहीं पता चला कि मैंगो आइसक्रीम इतनी मजे की होती है। मैं इसे बिलावजह नापसंद करता रहा। शेर ने सरसरी अंदाज में कहते एक और चम्मच मुंह में लिया। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। वो तल्ख हुए। शेर चौंक कर बाप की जानिब देखने लगा। स्टॉप इट शेरियम, जस्ट स्टॉप दिस डैम डिक्टेटरशिप थिंग। इनका लहजा तल्ख और आवाज ऊंची थी। तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं।
शेर खामोश निगाहों से बाप की जानिब देखता रहा। आइसक्रीम मुंह में पिघल चुकी थी जिसे अभी तक उसने निगला नहीं था। क्या तुम्हें अंदाजा है जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने के चक्कर में, ताकत के चक्कर में, दौलत के चक्कर में तुमने सब कुछ कितना उलझा दिया है? क्या तुमने मेरी जिंदगी को एक रोजमर्रा का मामूल समझा है जो तुम्हारी मर्जी से चलती रहेगी? तुम्हारी खातिर मैंने इस मुल्क को दोबारा चुना जिसने मेरी जिंदगी का तैया पांचा बखेर कर रख दिया था। इस मुल्क में तुमको मैं एक अच्छी मगर आम सी जिंदगी देना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक करना चाहता था। उनकी सांस फूल गई। वो कुछ लम्हे खामोश रहे फिर तल्ख निगाह शेर पर डाली। वो भी मेरा बेटा था। वो भी मेरा बेटा है। मेरा खून है। तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में मैंने उसे यतीम कर दिया। तुमने मुझे कभी वक्त नहीं निकालने दिया कि मैं इस पर निगाह डाल सकूं। तुमने जानबूझकर हर वो काम किया जिससे वो दूर रहे और फिर तुमने नई जिंदगी चुन ली। मुझे पीछे छोड़कर तुम नई दुनिया में चले गए। तो मुझसे मेरी अपनी ज़िंदगी भी छीन ली। मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने लिए कोई राह ढूँढूँ या वापस जाऊँ। मैं समझता रहा कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है, पर नहीं। तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ ले जाया ज़रूर गया था, पर तुमने उन्हें खुद चुना। इनको छोड़कर वापस ना आना तुम्हारा अपना फ़ैसला था। बाउल में आइसक्रीम ज्यों की त्यों पड़ी थी। शेर यकतक बाप की जानिब देखता रहा। आपको अगर वापस जाना था या कोई राह ढूँढनी थी तो मुझे एक बार कह दिया होता। शेर ने सर्द मुहरे से कहते बाउल एक तरफ रखा और अपना ओवरकोट लिए उठ गया। वहाँ आपको खतरा था इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। जब चाहें बुला लें इसे, मिल लें उससे। जब वो किसी महफूज जगह का इंतजाम कर ले तो ले जाए आपको। मैंने कभी किसी को इसकी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी में नहीं रखा। मैं सिर्फ आपकी हिफाजत कर रहा था। किससे? अपने चुने गए दुश्मनों से, जिनके साथ बरसों से रह रहे हो। ताकत की जंग से, दौलत की जंग से, शोहरत की जंग से। अमरीकियों से, जो बरसों से आपकी तलाश में हैं, जो आज भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसको मुकम्मल करने के बाद आपको पाकिस्तानियों ने मुल्क बदर कर दिया था। आपकी नौकरी छीन ली गई थी। मैं सिर्फ आपकी हिफाजत कर रहा था। शेर ने आखिरी जुमला ठहर-ठहर कर बाप की आंखों में आंखें डालकर अदा किया। बाबर खान नासमझी और हैरत से शेर की तरफ देखते रहे। दिमाग साईं-साईं करने लगा। मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी है। इसे मैंने जैसे चाहा उलझाया और इन उलझनों में उलझा रहा हूँ या जितनी भी जंजीरों में जकड़ा रहूं, हर जंजीर मैंने खुद तोड़नी है, हर उलझन मैंने खुद सुलझा सकता हूँ। अपने किसी फैसले का असर आप पर कभी नहीं आने दिया, ना आने दूंगा। आपके मामलात मेरी जिंदगी से नहीं जुड़े हुए। आराम करें। संजीदगी से कहता वो वहां से निकल गया। इसके भारी जूतों की धमक कई लम्हों तक बाबर खान के कानों में गूंजती रही, यहाँ तक कि सन्नाटा छा गया। शेर वहीं से निकलता लंबी राहतरी में आया, दोनों हाथ कोट की जेब में अड़सता सीधा चलता गया। नाकाबिले तस्खीर उस रात के पार जो मुझे ढांपती है, स्याह गड्ढों की तरह जख्म खंबे से खंबे की दूरी पर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा का अपनी नाकाबिले तस्खीर रूह के लिए। हालात की गिरफ्त में न मैंने सर झुकाया, न ऊंची आवाज में रोया। वाकयात की तपिश के बाइस लहू लुहान है सर मेरा, मगर झुका हुआ नहीं है। गजब और आंसुओं की इस दुनिया में बुरे सायों की होलनाकियां सालों की सख्त तलाश से मुझे ढूंढने आती है, मगर बेखौफ पाती है। बेपरवाह हूं फाटक की तंगी से, सजाओं की सख्ती से। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, मैं अपनी रूह का कप्तान हूं। नए दिन की रोशनी में माहौल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देता था। बर्फीली हवाएं अपनी जगह, लेकिन सूरज की हिद्दत भी राहत बख्शने में पूरी तरह कोशां थी। जजीरे के बीच बने इस महल की खूबसूरती किसी ख्वाब की मानिंद थी। मरकजी हाल में लगे इस झूले पर वो नीम दराज थी। हाल में सर्दी का एहसास नहीं था। सामने ही आतिशदान चल रहा था। हेजल किसी ख्वाब से जागी हुई लगती थी। अपने खूबसूरत हाथों की उंगलियों को देखते उसने एक उंगली को बगौर देखा। वह एक नन्ही सी खराश थी। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के पर्दे पर चलने लगा। वह स्पाट चेहरा लिए सामने देखती रही। शराब की बोतल वैसे ही पड़ी थी। ग्लास अनछुआ पड़ा था। दफतन एक तुर्क नकूश का हामिल अंदर दाखिल हुआ। हेलो मैडम, क्या रिपोर्ट तैयार है? हेजियल का अंदाज सर था। वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी। निगाहें सामने खला पर टिकी नादीदा नुक्ते को घूर रही थी। जी मैडम, रिपोर्ट तैयार है। हेजियल ने हाथ के इशारे से उसे बोलने का हुक्म दिया। वो चार लोग थे।
उन्होंने फेरी लाइट्स की एक बोर्ड को किराए पर लिया था, लेकिन उसके सिस्टम से बोर्ड के सिग्नल पुरस्रार तौर पर गायब हो गए थे, जिसके बायस इनका जजीरे के बिल्कुल करीब पहुंच जाना किसी के इल्म में न आया। शक है कि उन्होंने सिस्टम हैक किया होगा। कोई सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद नहीं है जिनमें वो वाज़ेह नजर आ सके। ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया मंसूबा था, जिसे इत्तेफाक से हमारे गार्ड्स की गैर मौजूदगी ने मजीद कामयाब बना दिया। हेज़ल ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया। इनके इस अकर नतीजा तवक्को के बरक्स निकल आता। ठहरे हुए लहजे ने उसके ज़हन पर दस्तक दी। हेज़ल के अब्रू इकट्ठे हुए, आंखों के तासुरात बदले। उसने निचला लब दांतों में तले दबाया और अपनी हथेली को देखने लगी। शैतानी मुस्कुराहट उसके ज़हन के पर्दे पर ताज़ा हुई। गर्दन पर गोली का निशान, उभरा हुआ सीना, एक नामहसूस से बिल्कुल धीमी सी महक, ठंडी हवाएं, कमर के गिर्द मजबूत गिरफ्त, संजीदा और स्पार्ट लहजा, बेतासुर मगर पुरसकून आंखें, वो कद काठ। कुछ भी तो ज़हन के पर्दे से हट नहीं रहा था। क्या हुआ था? वो महल में घुसकर उसके बाप की सबसे कीमती शय चुरा कर ले गया था। वो यकीनन अपने बाप के कहर से नहीं बच सकती थी। उसने खुद जाकर अपने हाथों से वो किताब उसे दी थी, लेकिन ज़हन था कि वो किसी और ही दुनिया का बासी बना हुआ था। इस महल में एक अनजान आदमी दाखिल होकर 1 घंटे तक यहाँ मौजूद रहा था। ये बात अगर इस समंदर के पार गई तो तुम सबकी गर्दनें कटवाकर इस समंदर में फेंक दी जाएंगी। हेज़ल ने सामने खड़े शख्स की आंखों में देखते सख्ती से कहा और हाथ झल्लाकर उसे जाने का इशारा किया। छोटे से कॉटेज में नीम अंधेरा छाया हुआ था। बाहर बर्फबारी जोरों पर थी। मौसम पूरा जोर लगाए हुए था। हाशिर एक तरफ सर झुकाए बैठा था। उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था, जिसकी स्क्रीन रोशन थी और साथ ही कुछ कागजात नजर आते थे। वापस लौटे काफी वक्त हो गया था, लेकिन जब से आए थे खामोश थे। इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। इन्हें और मनान यहाँ नहीं थे। अरीब कुछ फासले पर बैठा था। हाथ में कॉफी का कप था और वो किसी और ही सोच में गुम नजर आ रहा था। तो वो इन्हें ले गया। मैं जानता था यही होगा, लेकिन खैर, मैं देख लूंगा। वो इन्हें क्यों लेकर गया होगा? अरीब ने सवाल किया। शायद वो कुछ जताना चाह रहा है, लेकिन मैं भी उसी का भाई हूँ और मुझे किस हाल में किस तरह रद्द अमल देना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे करने दो जो करना चाहता है। हाशिर ने संजीदगी से कहा। कमांडर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? कहो, क्या कहना चाहते हो? हाशिर ने आहिस्तगी से कहा। मुझे मिस्टर शेर में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिनसे मैं कह सकूं कि वो एक मनफी किरदार है। इनका किरदार मुझे एक अलग किस्म का तासुर देता है। अरीब के अंदाज में कुछ झिझक मौजूद थी। हाशिर ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। आंखें पुरसोच थी। ये तो मैं भी जानता हूँ। हाशिर के अंदाज में नरमी थी, जिससे अरीब को तसल्ली हुई। उसने मजीद कुछ कहना चाहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी आसानी से गोल्डन फॉक्स को छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही गैर मुतवक्को अमल है। पूरी दुनिया चौंक गई है और 90% लोगों को लगता है ये अफवाह है। क्या आपको लगता है कि ये एक अफवाह हो सकती है? अगर मामलात शेर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन मामलात में कुछ भी हो सकता है। वो हमेशा चौंका देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए यकीन से नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन ये भी कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। हाशिर ने कुछ लम्हों का तवक्कुफ किया और कुछ बोला। लेकिन हम इन मामलात की वजह से शेर पर से अपनी तवज्जो नहीं हटाएंगे। हमें इस पर पूरी नज़र रखनी है, ताकि हमारे टास्क पर कोई असर ना पड़े। हाशिर ने मजबूत लहजे में कहा। उसकी आंखों में अज़म साफ दिखाई देता था। अरीब ने इस बात में सर हिलाया। जी, आप ठीक कह रहे हैं कमांडर। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम इस पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। लेकिन क्या आप अपने बाबा से नहीं मिलने जाएंगे? अरीब की समात में वो सिसकियां गूंजी जो उसने इस पुराने गोदाम में सुनी थी। लेकिन उसने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे ताकि हाशिर कुछ भांप ना ले। मैं जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। खैर, अब हमें सो जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है। आतिशदान जला देना। अब हमें सुबह बात करेंगे। शब बखैर। हाशिर ने कहा और उठकर अपना सामान समेटने लगा। अपना लैपटॉप बंद किया, चार्जर और फोन उठाया और सारे कागजात उठाकर एक जानिब बढ़ गया। अरीब खामोश निगाहों से उसकी पुश्त को देखता रह गया। यकीनन रात बहुत हो गई थी और उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन वो किसी की कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ लम्हे गुजरे थे जब इसका फोन बजने लगा। उसने फोन कान से लगाया था और एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। तुम कैसे हो अरीब? और बाकी सब कैसे हैं? कमांडर बार के बारे में बताओ। वो कैसे हैं? क्या वहाँ सब ठीक है? मिशन कहाँ तक पहुंचा? मैं ये सब जानने के लिए बहुत बेताब हूँ।
लेकिन भी तुम में से कोई एक भी मेरा फ़ोन नहीं उठाता, जैसा कि मैं कभी इस मिशन का हिस्सा ही नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादती है? तुबा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। अरे! एकदम से अरीब गड़बड़ा गया। अरे, अरे! साँस तो लो, तुम तो एक ही मिनट में 100 सवाल कर बैठी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कुछ ज़्यादा ही गलतफ़हमियाँ पाल रखी हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए, ये तुम्हारे आराम के दिन हैं। और वैसे भी हमारे पास इतना वक़्त ही कहाँ है कि हम पल-पल की खबर तुम्हें देते रहें। जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तब वैसे ही तुम सब कुछ जान जाओगी। अरीब ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और अपने मशवरे अपने पास रखो। जो पूछा है इसका जवाब दो। सब कुछ अभी के अभी जानना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना 100% देने के बाद यूँ ज़ख्मी होकर बेखबर रहूँ और हर वक़्त मिशन के बारे में सोचती रहूँ कि जाने वहाँ क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊँगी। इसलिए यही बेहतर है कि तुम मुझे अपडेट देते रहो और वैसे भी ये मेरा हक़ है। तुबा गुस्से से आग बगोला हो रही थी। इसकी आवाज़ भी बुलंद थी। अरीब को चौंक सा गया। तुबा का रवैया गैर मुतवक्किल था। अरे, अरे! बस, बस इतना गुस्सा तो तुम आग बगोला हुई बैठी हो, ऐसा भी क्या हो गया है? रिलैक्स हो जाओ, अरीब ने हँसते हुए कहा था। जो पूछा है उसका जवाब दो, ज़्यादा फ़िज़ूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तुबा गुस्से से तपी बैठी थी। मैं जानती हूँ, तुम लोग कल जज़ीरे पर गए थे। देखा तुबा, हम हर बात फ़ोन पर नहीं कर सकते, चाहे हमारे नंबर प्रोटेक्टेड हों। इसके बावजूद बेहतियाती भी करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए मैं ये सारी बातें फ़ोन पर नहीं कर सकता। अरीब ने तहम्मुल से कहा, कमांडर कहाँ है? वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से उठकर सोने के लिए गए हैं। क्या मैं फ़ोन इनके पास ले जाऊँ? अरीब ने अब मुस्कुराहट दबाई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और वैसे भी मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। तोबा ने चिढ़कर कहा, तो फिर जाकर सो जाओ और हाँ, मेरी एक बात याद रखो, तुम छुट्टियों पर हैं इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम आराम करो और इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर दो। पुरसकून रहो, अपना ख्याल रखो, यहाँ तक कि तुम पूरी तरह ठीक ना हो जाओ। यही कमांडर चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हम सबको तुमसे राब्ता करने से मना किया है। लेकिन तुम नहीं समझती और बहुत ये बात कमांडर भी जानते हैं। कमांडर क्या जानते हैं? तूबा ने फौरन कहा, ये कि तुम फ़ोन करने के लिए हम तीनों को धमकाती रहती हो। अरीब ने कहा, इन्हें ये बात किसने बताई? तूबा की आवाज़ हलक में फँस गई थी। अरीब बेख्तियार हँस दिया। तुम क्यों हँस रहे हो? क्या तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? क्या सच में कमांडर ये बात जानते हैं? कैसे दोस्त हो तुम लोग? तुम लोगों से बेहतर था कि मेरा कोई दोस्त ही ना होता। मर जाओ, भाड़ में जाओ। मैं अब फ़ोन नहीं करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। उसने गुस्से से चीखते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अरीब हँसता चला गया। किससे बात कर रहे थे? इसी वक़्त हाशिर का हाथ में कॉफ़ी का कप लिए वहाँ आया। चेहरे पर सवालिया निशान था। वो मैं कमांडर अरीब गड़बड़ा गया। हाशिर इसका चेहरा देख रहा था। वो समझ चुका था लेकिन फिर भी उसके मुँह से सुनना चाहता था। हाँ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। हाशिर ने इशारा किया। वो दरअसल कमांडर वो तूबा थी। अरीब ने सर झुकाए कहा। हाशिर के दिल में घुटान सी बनी थी। लेकिन चेहरा बेतासुर रहा। आंखें छोटी किए वो बगौर अरीब को देखता रहा और फिर एक अबरू उचकाई। बताओ, वो मिशन के बारे में जानना चाह रही थी। क्या मैंने मना नहीं किया था कि कोई उससे राब्ता नहीं करेगा? हाशिर ने संजीदगी से सवाल किया। अरीब का चेहरा सुर्ख पड़ा। वो बेहद शर्मिंदा हुआ। उसका जी चाहा अभी ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ये तीसरी दफ़ा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कमांडर। अरीब मुनमुनाया। हम यहाँ दोस्तियाँ निभाने नहीं आए और इसी तरह की बेवकूफ़ी तो हम बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि हमें अपने फ़रिश्तों से भी ये बात नहीं करनी कि हम कब क्या कर रहे हैं। तो जाके फ़ोन पर 7 समंदर पार बैठे दोस्त को हर बात बताना। क्या तुम मामले की संगीनी को नहीं समझते? क्या तुम छोटे बच्चे हो या तुम्हें ये सब कुछ मज़ाक लगता है? हाशिर का अंदाज सख्त था लेकिन आवाज़ ऊंची नहीं थी। अरीब का सर झुकता चला गया। अगर आइंदा मैंने तुम्हें इस तरह की किसी हरकत में मुलविस पाया तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें मैं दोबारा पाकिस्तान भेजने में। हाशिर वहीं काउंटर पर कप रखकर पलट गया। सोने से कबल बर्तन बर्तन धो लेना। हाशिर ने कहा और कमरे का गेट बंद कर दिया। अरीब ने सुख की सांसें और अपने तासुरात नॉर्मल रखना चाहे। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर हाशिर ने ये बात कह दी थी तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ये कर गुजरे। उसे अब मुहतात रहना होगा। उसने वहीं बैठे-बैठे तूबा का नंबर ब्लॉक किया और फ़ोन एक तरफ फेंकने के अंदाज में रखा। ये मिशन उसके लिए बहुत अहम था। उसके करियर का सबसे अहम और सबसे ख़ास मिशन। वो इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। किसी सूरत नहीं।
उसने दिल में खुद से वादा किया कि अब दोबारा कभी तूबा से राब्ता नहीं करेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक ये मिशन जारी रहेगा। और फिर किचन की तरफ बढ़ गया। इस्लामाबाद का पोश इलाका था। आलीशान कोठियां एक कतार में खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ दरख्त कतार में लगे थे। छोटी बड़ी झाड़ियां तराशी हुई थीं। वहीं एक तरफ वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी इन कोठियों का जायजा ले रही थी। आंखों में तजस्सुस का जहां आबाद था। उसने इस सरमई शाल ओढ़ रखी थी। बाल ताजा कटे हुए थे। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था। सुनने में आया है कि वो खुफिया तौर पर शादीशुदा है। उसकी समात में एक आवाज गूंजी। उसका दिल चंद लम्हों के लिए रुक सा गया। फिर उसने गहरी सांस ली और खिड़की के पार देखने लगी। वो यही इलाका था। इन्हीं कोठियों में से एक कोई उसकी थी, जिसमें हाशिर की जिंदगी का एक रास्त सा सुब एक राज था, छुपा था, जो वो नहीं जानती थी लेकिन जानना चाहती थी। उसे अपने बाप की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो इन्हें पूरी तरह झुठला भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हें मज़ीद कुछ नहीं बता सकता, ये सारी बातें तुम्हें वही बताएगा तो बेहतर होगा। ब्रिगेडियर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने गहरी सांसें और सर सीट के पुश से टका दिया। काफी देर इसी हालत में बैठी कुछ सोचती रही, फिर सर उठाकर खिड़की के पार झांका और बुरी तरह चौंकी। एक गेट से पावर्दी कमांडर बाहर आया। तोबा ने अपनी वॉकिंग स्टिक पकड़ी और कार से बाहर निकल आई। वो इसे पहचानती थी। इसे वो पहले कई दफा हाशिर के आसपास देख चुकी थी। इसी अस्थान में उस कमांडो की निगाह भी तोबा पर पड़ चुकी थी। उसने तुबा को अपनी जानब बढ़ते देखा तो वहीं खड़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम, तुबा ने नरमी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैप्टन। वो बाअदब सा सर झुकाए खड़ा था। क्या ये कमांडर हाशिर का घर है? तुबा ने बगैर किसी तमहीद के सवाल कर डाला। एक लम्हे को सामने खड़ा फौजी मुतसब्सिब हुआ, फिर आहिस्तगी से इस बात में गर्दन हिलाई। तुबा ने गर्दन घुमाकर इस कोठी को देखा। वो कोठी सफेद और सुरमई इम्तजाज में बड़े ही नफीस और आला ज़ौक़ की तस्कीन अमल में तामीर की गई थी। लॉन में बाहर ऊंचे दरख्त थे। आप किससे मिलना चाहती हैं? मुझे इनकी वालदा से मिलना है। मैं ब्रिगेडियर से इजाज़त लेकर आई हूँ। आप अंदर जा सकती हैं, कमांडो ने बाअदब अंदाज में कहा। तोबा का दिल इस पर बेख्तियार धड़क उठा। वो आहिस्तगी से सर हिलाकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। उसके कदम सुस्त थे और अभी मुतसब्सिब थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नजर पोर्च में खड़ी स्याह हाइलेक्स पर पड़ी। लान में खूबसूरती से क्यारियां लगाई गई थीं। खूबसूरत बेल दीवारों से लिपटी हुई थी। वो यूं ही आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि दाखिली दरवाजा आन पहुंचा। उसने बैल पर हाथ रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। चंद लम्हों बाद ही एक अधेड़ उम्र मुलाजमा ने दरवाजा खोला और सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में हैरानगी और ताज्जुब था। यकीनन ये गैर मुतवक्की बात थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुबा ने सवाल किया। जी आ जाइए। आपको किससे मिलना है? उधेड़ उम्र मुलाजमा एक तरफ होते हुए बोली। मुझे मिसेस उस्मा से मिलना है, तूबा ने जवाब दिया। मुलाजमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर एक जानिब बढ़ गई। बैरूनी सजावट की तरह अंदरूनी सजावट भी पुरतइश और नफीस ज़ौक़ की मिसाल थी। गहरे सब्ज रंग के पर्दे और ऐसे रंग के सोफों से हाल को सजाया गया था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थीं। इसकी स्टिच से पैदा होने वाली आवाज इस खामोशी में गूंज रही थी। एक तरफ से एक जवान लड़की हाल में आई। तोबा ने उसे बगौर देखा और जामुनी रंग की सिल्क शर्ट में मलबूस थी। बाल ऊंची पूनी में बंधे थे। चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप था। वह एक प्यारी लड़की थी, खुशगवार और नफीस तासुर देती हुई। खुश लिबास और खूबरू लड़की। प्लीज बैठ जाइए, उस लड़की ने मुहज्जब अंदाज में कहा। शुक्रिया, तोबा कहकर सोफों की जानिब बढ़ी। उस लड़की की आंखों में अजनबियत का तासुर था, लेकिन वो इसे नहीं पहचानती थी। और यही हाल तोबा का था। मैं कैप्टन तोबा हूँ, कमांडर हाशिर की साथी। ये सुनना था कि उस लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। वो हद से ज्यादा पुरजोश, नाकाबिले यकीन हद तक मुस्तरिब नजर आने लगी। तोबा के दिल को कुछ हुआ। ये तासुरात आम से तो नहीं थे। एक तरफ से व्हीलचेयर के पहियों की आवाज आई। बहू, क्या शेर आ गया? मेरा शेर ही आ गया, वो कहती हुई हॉल में दाखिल हुई। ये सुनते ही तोबा का दिल अरबों टुकड़ों में बिखर कर रह गया। इसका ज़हन माऊफ होने लगा। चेहरे का रंग उतर गया। आंखें नम होने लगी। हाथों में अजीब सी कपकपी तारित हुई। नहीं नहीं, ये हाशिर नहीं, बल्कि इनकी कोई साथी है। इस लड़की ने कहते हुए कदम चेयर पर बैठी खातून की जानिब बढ़ाए, पर निगाहें तोबा की हालत का जायजा ले रही थी। उसे समझने में एक पल भी न लगा इसकी हालत की वजह क्या थी। इनसे मिले, ये कैप्टन तोबा है, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तोबा ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। ये हाशिर को शेरी कहती है, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। तोबा ने फकत सर हिला दिया।
आप यकीनन हाशिर के साथ थीं। वो कैसे हैं? उस लड़की ने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो ठीक है। तोबा फ़कत इतना ही कह सकी। उसका सीना बुरी तरह जल रहा था। अंदर एक अजीब किस्म की दहक थी जिसे वो कोई नाम ना दे पा रही थी। दरअसल मैं ये ख़त देने आई थी। क्या? क्या ये हाशिर ने दिया है? ये मुझे दे दीजिए प्लीज़। लड़की बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी और उसके हाथ से ख़त ले लिया। उसके अंदाज में बेसब्री और इश्तियाक था। देखें, आपके शहरी का ख़त आया है। क्या कमांडर हाशिर आप लोगों से राब्ते में नहीं रहते? तूबा ने बस यूं ही सवाल कर डाला था। बहुत कम। फ़ोन तो करते हैं, लेकिन बहुत मुख्तसर गुफ्तगू होती है। इसलिए हम सिर्फ ख़त का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ख़त में वो तफ़सील से बात कर लेते हैं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए वज़ाहत दी। तूबा ने फ़कत आहिस्तगी से सर हिला दिया। काश वो ये ख़त खोलकर पढ़ लेती। काश वो अखलाकियात का ख़्याल न करती। ये अहानत, ये तकलीफ़, ये एहसास, यूँ इस जगह इस घर में झेलना एक नाक़ाबिले बर्दाश्त एहसास था। उसे कँपकँपाहट छुपाने को बहुत जतन करने पड़ रहे थे। हाशिर के लिए उसके दिल में हज़ारों जज़्बे, हज़ारों शिकवे जन्म ले रहे थे। वो इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं चलती हूँ। मैं सिर्फ़ ये ख़त देने आई थी। तौबा उठने लगी। अरे! इतनी जल्दी? बैठे ना, कुछ लीजिए। चाय बस आती ही होगी। उस लड़की ने तेज़ी से कहा। नहीं, मुझे कहीं और भी जाना है। जल्दी में हूँ। फिर कभी, इंशाअल्लाह। वो कहकर उठने लगी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। फिर ज़रूर आइएगा। मुझे तो लगा ढेर सारी बातें होंगी, पर आप तो इतनी जल्दी जा रही हैं। उसने जैसे शिकवा किया हो। तूबा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाई। फिर कभी, वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। व्हीलचेयर पर बैठी उस्मा खातून टिकटिकी बांधे उसे लंगड़ाते हुए चलता देखती रही, फिर सर उठाकर उस लड़की को देखी। शेरी नहीं आया? आ जाएगा। वो मुस्कुराई और व्हीलचेयर घसीटती एक जानब बढ़ने लगी। तूबा को ये कदम बहुत भारी लग रहे थे। वो खुद को घसीटते हुए बाहर लाई और ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की और इसके सामने ला खड़ी की। फिर तेजी से बाहर निकलकर इसके लिए दरवाजा खोला। तूबा गिरने के अंदाज में गाड़ी में सवार हुई और सर सीट की पुश से टिका दिया। कब से रुके आंसू बेख्तियार इसकी आंखों से बहने लगे। इसके ख्वाबों का नगर एक बहुत ही बेरहम तूफान की जद में आकर बर्बाद हो गया था। इसका दिल चाहा फूट फूट कर रोए, इतना रोए कि सीना फट जाए, इतना चीखे कि इसकी चीखें इसकी समात छीन ले, इतना चीखे कि इसकी चीखें इसके जहन के परखच्चे उड़ा दे। इसकी याददाश्त पर दर्ज हर वो लम्हा जो हाशिर की संगत में उसकी चाहत के दम पर सजा हुआ था, हर एक पन्ना उसके आंसुओं की नमी से धुल जाए, उसकी याददाश्त से एक एक लम्हा मिट जाए। काश, काश इसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी का एहसास, सब कुछ, सब कुछ उसके दिलो दिमाग पर से हट जाए। काश आंसू तवातर से बहकर इसका चेहरा यहाँ तक कि इसकी गर्दन तक को भिगो रहे थे।